अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी शेफे टेस्ट को। हम देखेंगे कि शेफे टेस्ट क्या होता है। ये हमारे पास क्या है जी, पोस्ट हॉक टेस्ट की टाइप है। तो पोस्ट हॉक टेस्ट क्या होते हैं, उनका क्या मतलब होता है, ठीक है, और क्या प्रोसीजर है सारा ये शेफे टेस्ट का, इसमें कौन से फार्मूलाज यूज़ होते हैं और किस तरह से हम एंड में कंक्लूड करते हैं कि कौन सा हमारा जो ग्रुप है वो डिफ़र कर रहा है बाकियों से, ठीक है। और इस तरह से इस सब चीज़ों को विद डिटेल एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल शेफे टेस्ट जो है वो क्या है, हमारे पास वन ऑफ द टाइप है किसकी, पोस्ट हॉक टेस्ट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम पोस्ट हॉक टेस्ट क्या होते हैं। जब भी हमारा जो अनोवा होता है, अनोवा में जो हम एफ टेस्ट करते हैं, अगर हमारा रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट आए तो उसके बाद जो हमारा सेकेंड प्रोसीजर होता है वो होता है हमारा पोस्ट हॉक टेस्ट, ठीक है। अनोवा क्या है, एक ओमनीबस टेस्ट है। ओमनीबस टेस्ट का क्या मतलब है कि अनोवा हमें ये नहीं बताता कि जो ग्रुप्स हैं उनका किसका मीन जो है वो एक दूसरे से डिफर कर रहा है। सपोज अनोवा टेस्ट है, उसमें आपका जो है वो H1 एक्सेप्ट हो गया, आपका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस थी वो एक्सेप्ट हो गई और नल आपकी रिजेक्ट हो गई। और अनोवा में हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है कि एटलीस्ट वन ट्रीटमेंट मीन इज़ डिफरेंट, मतलब कोई एक ट्रीटमेंट मीन जो है वो डिफरेंट है। जब ये बात अप्रूव हो गई कि कोई एक ट्रीटमेंट मीन डिफरेंट है, लेकिन ये बात वो नहीं बता रहा कि किस ग्रुप के जो है वो ट्रीटमेंट मीन डिफरेंट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा पोस्ट हॉक टेस्ट यूज़ करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि जो ग्रुप्स हैं उनमें से कौन सा जो है वो किससे डिफ़र कर रहा है, ठीक है। सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है, सपोज ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें उन्होंने हमें 3 ग्रुप्स दिए थे। जब हमने इस पर अनोवा टेस्ट अप्लाई किया, हमने सारे उसके प्रोसीजर्स अप्लाई किए अनोवा के, तो एंड में जो कंक्लूड निकला यहाँ पर ये निकला है कि हमारा जो H1 है वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये है कि हमारी जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस थी वो रिजेक्ट हो गई, फाइंडिंग्स जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट आई है। बट हम सपोज करते हैं कि चले हमारा जो अल्टरनेट है वो एक्सेप्ट हो गया और हमारी फाइंडिंग्स जो है वो सिग्निफिकेंट आई हैं। तो इन केस अगर वो सिग्निफिकेंट आती हैं तो फिर आगे हम क्या करेंगे, हम पोस्ट हॉक टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर अगर वो सिग्निफिकेंट आती है तो उस बात का ये मतलब था कि ये जो 3 ग्रुप्स हैं, इन तीनों का आपस में क्या हो रहा है कि इनका जो मीन है वो डिफरेंट है। मतलब एटलीस्ट हमने बात की थी कि जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो क्या होगी कि एटलीस्ट वन ट्रीटमेंट मीन इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो ये बात जब अप्रूव होगी कि इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक का जो है वो ट्रीटमेंट मीन डिफरेंट है, ठीक है। तो अब हमें ये नहीं पता कि अब किसका डिफरेंट है, 1 ग्रुप का डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट है या 3 का डिफरेंट है, ठीक है। ये 3 ग्रुप्स में से किसका डिफरेंट है, इस बात को जानने के लिए जो हमें अनोवा ने नहीं बताई है, अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पोस्ट हॉक टेस्ट करते हैं, ठीक हो गया। ये जानने के लिए कि ट्रीटमेंट 1 इफेक्टिव है, 2 इफेक्टिव है या 3 इफेक्टिव है, ठीक है। ट्रीटमेंट मतलब हम कंडीशंस को कह रहे हैं कि जो हम कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं। सपोज हम ये ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन के लिए हम थेरेपीज अप्लाई करें, CBT, गेस्टाल्ट या फिर साइको एनालिसिस, ये 3 थेरेपीज। अब हमें नहीं पता कि ये जो तीनों थेरेपी हैं या ट्रीटमेंट या कंडीशन जो भी आप कह रहे हैं, तो इनमें से कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है, फिर हम जानने के लिए करेंगे पोस्ट हॉक टेस्ट, ठीक है। तो पोस्ट हॉक टेस्ट की क्या डेफिनेशन हुई कि ये हमारे पास एडिशनल हाइपोथेसिस टेस्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अनोवा किया ना आपने, तो वो एक हमारा स्पेसिफिक टेस्ट हुआ, लेकिन उसके बाद ये एडिशनल टेस्ट है पोस्ट हॉक, जो आप अनोवा के बाद करते हैं, ये जानने के लिए कि जो मीन डिफरेंसेस आए हैं वो सिग्निफिकेंट हैं या फिर नहीं है, ठीक है। और जो है उनमें से कौन सा मतलब एक दूसरे से डिफर कर रहा है, सही होगी। जब H1 हमारा जो H0 जो है, जब हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है या अल्टरनेट एक्सेप्ट होती है, तब हम इसको करते हैं। अगर आपकी नल रिजेक्ट होगी तो फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। और इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं पोस्ट हॉक की। यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सी है, शेफे टेस्ट है, ठीक है। शेफे टेस्ट में आप सपोज करें, हम सिर्फ कैलकुलेशंस की बात करेंगे मेनली। तो क्या है, आप सपोज करें हमारे पास 3 ट्रीटमेंट कंडीशन, हम इसी एग्जांपल को सामने रख के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम सपोज करें कि इसमें जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो उसके लिए अब हम सारा उसके ऊपर अप्लाई करेंगे सारे प्रोसीजर्स। तो हमने क्या करना होता है, शेफे टेस्ट में हमने 3 काम करने होते हैं। हमारा जो एफ टेस्ट है उसमें जो हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक होता है वो क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। हमने एफ फाइंड आउट किया था, यहाँ पर हमने एफ फाइंड आउट किया अनोवा में, जिससे हमें सब कुछ पता चला कि हमने क्या क्या अप्लाई करना है, मतलब किस तरह से हमारा जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ठीक है। ये हमने एफ फाइंड आउट किया एफ टेस्ट में अनोवा में। तो अब हम यहाँ शेफे टेस्ट में क्या करेंगे, वही एफ फाइंड आउट करेंगे, लेकिन 3 दफ़ा करेंगे। 3 दफ़ा क्यों करेंगे कि हमारे जो ग्रुप्स थे, जो क्वेश्चन में ग्रुप्स थे वो कितने थे, 3 थे। अगर 4 होते तो हम 4 दफ़ा एफ फाइंड आउट करते, अगर 5 होते तो 5 दफ़ा करते, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दफ़ा थे तो हमने तीन दफ़ा क्यों किया, क्योंकि अगर 4 होते तो फिर वो 4 दफ़ा नहीं होना था, वो और कंडीशन बन जानी थी। अब यहाँ पर क्या है कि ये हम कह सकते हैं कि ए जो है, सपोज हम इसको ए कह देते हैं, ठीक है, हम इसको बी कह, ये हमारे पास ग्रुप ए है, ठीक है, ये बी, ये वाला बी है और ये वाला सी है, ठीक है। तो अब हमने ए वर्सेस सी एक दफ़ा करना है, ठीक है, फिर बी वर्सेस सी करना है, फिर ए और सी को कंपेयर करना है, ठीक है। हम इनको इंडिविजुअली आपस में पेयर वाइज कंपेयर करेंगे, ये जानने के लिए कि कौन सा डिफर,
ठीक है। अगर यहाँ पे 4 कंडीशंस होती, ये तो यहाँ पर इनके स्केयर्स है ना, ठीक है। सपोज यहाँ पर अगर 4 कंडीशंस होती तो फिर हमने क्या करना था, ए बी सी डी होता, तो ए वर्सेस बी, बी वर्सेस सी, बी सी वर्सेस डी, फिर उसके बाद हमारे पास और क्या आ जाना था, ए वर्सेस सी और ए वर्सेस डी, उसके बाद हमारे पास बी वर्सेस डी आ जाना था और उसके बाद सी वर्सेस डी। तो इस तरह से इतनी सारी कंडीशंस बन जानी थी, ठीक है। जितनी कंडीशंस है उस हिसाब से आपका पेयर यहाँ पर ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 3 कंडीशंस है, तो हमारे पेयर क्या बनेंगे, एफ ए वर्सेस बी, एफ बी वर्सेस सी और एफ ए वर्सेस सी, 3 पेयर बन गए, ठीक है। अब हमने इनको फाइंड आउट किस तरह से करना है। अब ये जो ए वर्सेस बी है, इसका सारा कंसल्ट जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी के साथ ही होगा, ठीक है। अब ग्रुप सी का कोई ताल्लुक नहीं है जब तक हम एफ ए वर्सेस बी की बात करें, हमने सिर्फ इन दोनों के साथ कंसल्ट करना है। तो एफ का हमें पता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एम एस ओवर एम एस बिटवीन ग्रुप ओवर एम एस विद इन ग्रुप, ठीक है। ये इसका जनरल फार्मूला होता है। अब ये जो ऊपर वाला है एम एस बिटवीन ग्रुप, ये इन तीनों फार्मूलाज में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो एम एस विद इन ग्रुप है, ये तीनों फार्मूलाज में इसकी वैल्यू जो एक आ चुकी है वही रहेगी, ठीक है। अब ये ए वर्सेस बी क्या कर रहा है कि कंपेयर कर रहे हैं हम ट्रीटमेंट को, किसके, ए के और बी के, ठीक है। ये इस बात को शो कर रहा है। अब ये जो एम एस बिटवीन ग्रुप है, जो हम कह रहे हैं कि हर किसी में चेंज हो जाएगा, तो वो क्या है, उसका फार्मूला हमें पता है। एम एस बिटवीन ग्रुप का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, एस एस बिटवीन ग्रुप ओवर डी एफ बिटवीन ग्रुप, ठीक है, ये फार्मूला होता है। और एम एस विद इन का हमें पता है कि एस एस विद इन ओवर डी एफ विद इन, ठीक है। तो एस एस विद इन जो है वो हम अनोवा में ऑलरेडी फाइंड आउट, अगर आप जब कर रहे होंगे ये पोस्ट हॉक टेस्ट, तो आप ऑलरेडी अनोवा कर चुके होंगे, तो अनोवा में आप ऑलरेडी एस एस विद इन ग्रुप फाइंड आउट कर चुके होंगे, जिसका फार्मूला होता है सिग्मा एस एस, ठीक है। मतलब जितने भी एस एस है सारों को प्लस करके, और एस एस किस तरह से आता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व आउट करेंगे। जो आपने सिग्मा एक्स स्क्वायर लिया हुआ है यहाँ पर, ये स्केयर था ना, ये सिग्मा x1 है, ये उसका स्केयर है, ये सिग्मा x2 का स्केयर, ये सिग्मा x3 का स्केयर, तो ये सब वैल्यूज़ हैं, इनको आपने पुट आउट किया, ठीक है। और उसके बाद बारी बारी ये SS1 में सिर्फ 1 वाले की पुट की, SS2 में 2 वाले का पुट किया और SS3 में 3 वाले को पुट किया, और ये सिग्मा x जो आपने प्लस करके सिंपल हमारा आंसर निकला था स्केयर से बगैर। ये देखें, ये ग्रुप 1 का था, तो हमने SS1 में इसको पुट किया, SS2 में ग्रुप 2 का पुट किया, और हमने हमारे पास जो आंसर आ गया हमने इनको प्लस कर दिया, तो हमारे पास SS विद इन की वैल्यू आ गई, ठीक है। और SS विद इन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आई हुई है, सिग्मा SS करके, ये हमारे पास सिग्मा SS, तो एस एस विद इन ग्रुप की हमारे पास वैल्यू आई हुई है 60, ठीक है। यही वाली वैल्यू एग्जैक्टली हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। एस एस विद इन की वैल्यू क्या है 60, ठीक है। और डी एफ विद इन भी हम ऑलरेडी इसमें फाइंड आउट कर चुके होंगे। जब हम वो करेंगे तो डी एफ विद इन का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एन माइनस के। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस, और के क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कंडीशंस। तो नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस हमारे पास क्या है, 24 किस तरह से आप इनको प्लस करेंगे, हमारे पास 3 है ना ग्रुप, ये टोटल ऑब्जर्वेशंस है, तो इनको आप प्लस करें तो ये 8 है, 8 और 8 प्लस 8 कितने होते हैं 24। तो नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस एन हमारे पास क्या आ जाएगा 24, ठीक है। तो ये एन हमारे पास 24, और के क्या है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कंडीशंस, और वो 3 है। मतलब ग्रुप्स कितने हैं हमारे, 3 है ना, तो इसलिए हम 3 कंडीशंस अप्लाई करें तो वो के की वैल्यू होगी 3। तो 24 माइनस 3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21। अब ये जो 21 है ये हमारे पास क्या होगा, डी एफ विद इन होगा, ठीक है। तो हमने डी एफ विद इन और एस एस विद इन, वही जो हम पहले ऑलरेडी अनोवा में वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके होंगे, वही हमने पुट करनी है। तो एम एस विद इन की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.86, ठीक है। अब यही 2.86 जो है वो एफ ए वर्सेस बी में भी आएगी, एफ बी वर्सेस सी में भी, और एफ ए वर्सेस सी में भी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो मेनली चीज़ डिफर करेगी वो क्या है, एम एस बिटवीन ग्रुप, ठीक है। अब जिस तरह भी आप देखें कि एफ ए वर्सेस बी का हमारे पास ये फार्मूला था ना, इसी तरह एफ बी वर्सेस सी है उसका भी यही होगा, एम एस बिटवीन ग्रुप और एम एस विद इन ग्रुप। विद इन वही रहेगा, बी ये जो एम एस बिटवीन ग्रुप है ये चेंज हो जाएगा इसका फार्मूला, ठीक है। इसी तरह ए वर्सेस सी में जाएंगे तो विद इन वही रहेगा, ये जो है ऊपर वाला इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। अब जो चेंज होगा उसको हम देखते हैं कि किस तरह से चेंज होगा, एम एस बिटवीन ग्रुप का फॉर्मूला। अब यहाँ पर भी जो डी एफ बिटवीन ग्रुप है वही रहेगा, ठीक है। और एस एस बिटवीन ग्रुप जो है वो चेंज होगा। अब एस एस का हमें पता है फार्मूला क्या होता है, सिग्मा टी स्केयर डिवाइडेड बाई एन माइनस जी स्केयर ओवर एन, ठीक है। तो पहले हम जब अनोवा था तो उसमें क्या करते थे कि ये सिग्मा टी जब यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया एस एस बिटवीन ग्रुप में, ये रहा एस एस बिटवीन ग्रुप में, जब हम सिग्मा टी स्केयर फाइंड आउट करते थे तो उसमें हम क्या करते थे कि ये जो टी होते हैं, ये जो टी आपके पास तीनों ग्रुप्स के निकले हैं, इन तीनों को इंडिविजुअली आप प्लस करते हैं इनके स्केयर्स को, ठीक है। 16 स्केयर प्लस 24 स्केयर, एंड देन ये रहा हमारे पास सिग्मा टी, ये देखें 16 स्केयर प्लस 24 स्केयर प्लस 32 स्केयर, मतलब इंडिविजुअली जो स्केयर जो आया था उनका सम, उनको आपने स्केयर कर दिया,
और एन जो है वो किस तरह, हर किसी का अपना अपना एन, मतलब फर्स्ट ग्रुप का एन क्या था 8 था, क्योंकि उसमें एन कितना है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, पहले ग्रुप में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एन क्या है 8, इसका एन भी है 8 और इसका एन भी है 8, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 और ये हो जाएगा 24 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 और ये हो जाएगा 32 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। ये इस तरह से, और साथ में ये जो जी होता है ये क्या होता है कि आप इन तीनों को प्लस करें, 16 प्लस 24 प्लस 32, तो ये हमारे पास आ जाता है जी की वैल्यू, ये रही हमारे पास 16 प्लस इन सबको प्लस करके हमारी जी की वैल्यू आती है 72, ठीक है। फिर आपने उसका भी स्केयर ले लिया, डिवाइडेड बाई 24 इसलिए क्योंकि इन तीनों को आप प्लस करें तो 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना होता है 24, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करके जो आंसर आया वो क्या था 216, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो डायरेक्टली वही पुट किया हुआ है। तो इस तरह से हमने क्या किया था, एमएस बिटवीन ग्रुप फाइंड आउट किया था ये वाले फार्मूला से। अब ये बात डिस्कस करने का ये मकसद था कि यहाँ पर अब इसमें क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। वही फार्मूला है एग्जैक्टली, लेकिन डिफरेंस ये है कि अब हम बिटवीन ग्रुप ओवरऑल बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ए और बी की बात कर रहे हैं। तो ये जो टी है ये भी सिर्फ ए और बी का होगा। पहले ये वाला जो टी था इसमें आपने ए बी और सी तीनों की चीज़ें ऐड की, लेकिन अब सिर्फ ए और बी की बात हो रही है, तो इस टी में अब सिर्फ ए और बी की बात आएगी, ठीक है। जो टी ए है उसका आपने स्केयर लेना है और जो टी बी है उसका आपने स्केयर लेना है, और इसमें एन ए आएगा और इसमें एन बी आ जाएगा। और इसी तरह ये जो जी है, पहले वाला जो जी था वो इन तीनों का प्लस था, ठीक है, और उन तीनों का जो एन थे वो इसमें आ रहे थे जी के इधर, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो इधर जी के में भी 2 ही आएंगे, ठीक है, और नीचे भी 2 ही आएंगे। मतलब डिफरेंस ये है कि उसमें सारा का सारा तीनों चीज़ें आ रही थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम ए और बी की सिर्फ बात करें तो सिर्फ ए और बी के साथ हम कंसल्ट करेंगे। अब टी ए यहाँ पर आप देखें क्या था हमारे पास, टी यहाँ पर मतलब किसको, सिग्मा को शो कर रहा है। तो ए ग्रुप का सिग्मा हमारे पास क्या आया था 16, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 8, तो ये हो जाएगा 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। इसी तरह जो टी बी है ये इसका जो टी 2 वो क्या होगा 24 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसकी क्या है 8, तो 24 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। इस यहाँ पर आपने इस बात में ध्यान में रखना है कि जो स्केयर का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से स्केयर वाली वैल्यू इसकी उठा लें, ये सिर्फ यही वाला आपने सिग्मा वाला उठाना है, सिंपल वाला, और इसका खुद स्केयर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली बात होगी यहाँ पर टी ए और टी बी और एन ए और एन बी की। उसके बाद जो जी है वो भी इन्हीं के साथ कंसल्ट करता है। अब ये 16 और 24 था, इन दोनों का आप प्लस करें तो आता है 40, तो जी का वैल्यू क्या आएगी 40, ठीक है। जी क्या होता है ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल किस चीज़ का, जो चीज़ें यहाँ पर यूज़ हुई हैं उनका टोटल, ठीक है। तो ये 40 आ गया। अब ये जो एन होता है ये भी क्या है टोटल किसका, यहाँ के एन्स का। तो ये एन थे हमारे पास 8 और 8 और इनको आप प्लस करें तो आंसर आता है 16। अब ये दोनों ये इक्वेशन जो है ये टोटल ये किसके लिए, ये हमारी इस इक्वेशन को ओपन करके हमने लिखा है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व आउट करें, इनका स्केयर माइनस किया सब कुछ और हमारे पास आंसर आ गया 4। अब ये हमारे पास एस एस ए वर्सेस बी का क्या आंसर आया 4। अब हमारा एम एस का फॉर्मूला क्या है कि एस एस बी जी डिवाइडेड बाई एम एस डी एफ बी जी, ठीक है। तो एस एस बिटवीन ग्रुप ए बी का हमारे पास आंसर आ गया 4 और डी एफ बिटवीन ग्रुप क्या है 2। बिटवीन ग्रुप डी एफ का क्या फॉर्मूला होता है के माइनस 1, मतलब नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी है -1 और नंबर ऑफ कंडीशंस यहाँ पर हमारी कितनी है 1 2 3, तो इसलिए 3 -1, तो डी एफ की हमारे पास क्या आंसर आ गया 2। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो एम एस बिटवीन ग्रुप हमारे पास क्या आ गया 2, ठीक है। अब जो हमारा ए वर्सेस बी का फॉर्मूला था वो क्या था एम एस बिटवीन ग्रुप डिवाइडेड बाय एम एस विद इन ग्रुप। अब हमने एम एस विद इन ग्रुप भी फाइंड आउट कर चुके हैं और एम एस बिटवीन ग्रुप भी फाइंड आउट कर चुके हैं। इन दोनों की वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.699, ठीक हो गया। ये हमारे पास एफ का आंसर आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब इस एफ के आंसर को हम देखेंगे हमारे टेबल में, एफ टेबल में, ठीक है। वो किस तरह से हम देखेंगे कि हमें पता है हम उसमें हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं डी एफ बिटवीन ग्रुप होता है, डी एफ विद इन ग्रुप, वो क्या होता है मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम उसको देखते हैं और फिर हम देखते हैं, हम उसको एक दफ़ा यहाँ पर चेक करते हैं। ये हमारे पास आ गया जी एफ का टेबल और हमारी उसकी क्या वैल्यूज़ थी। जो डी एफ बिटवीन ग्रुप होता है वो हम क्या करते हैं, हम उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं और जो विद इन ग्रुप होता है उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। क्यों, हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि जो एफ का फॉर्मूला है इसमें भी बिटवीन ग्रुप वाली बात ऊपर है और विद इन ग्रुप वाली बात नीचे है, तो इसलिए हम बिटवीन ग्रुप को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे और विद इन को डिनोमिनेटर में। तो बिटवीन ग्रुप का हमारे पास क्या आंसर आया एफ डी एफ का 2, वो हमने इस तरह से लिया, ठीक है। और डी एफ विद इन ग्रुप का किस तरह से आया था वो हमने यहाँ डिस्कस किया था। ये हमारे पास
ये रहा n-k किया था हमारे पास, तो आंसर आया था 21। ठीक है, अब ये दोनों हमने देख लिए कि हमारा जो ऊपर है वो क्या है 2 और फिर 21, हमने इन दोनों को देखना है। और अल्फा हमें क्वेश्चन में गिवन था 0.05 होता है। ठीक है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन सपोज इस क्वेश्चन में हमें गिवन था 0.05। अब अल्फा 0.05 है और वो हमेशा अनोवा और इन सब में क्या होता है, मतलब ये शेफर्ड टेस्ट, अनोवा, पोस्ट डॉक, इसमें अल्फा हमेशा टू टेल्ड होता है क्योंकि हमारी हाइपोथेसिस टू टेल्ड है। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली हुई है कि हमारा जो अल्फा है वो क्या है 0.05। ठीक है, और इसके अलावा हमारा अल्फ़ा जो है वो टू टेल्ड है। अब हम यहाँ जाते हैं, हमारा अल्फ़ा जो है वो 0.05 है और वो टू टेल्ड है। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यूज़ उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई हैं कि वो हमारी ये वाली वैल्यूज़ हैं जो अनबोल्ड हैं, वो जो सिंपल वाली वैल्यूज़ हैं वो अल्फ़ा 0.05 के लिए हैं। ठीक है, तो हमारा न्यूमिनेटर में उन्होंने क्या कहा है 2 है और डिनोमिनेटर में क्या है 21 है। तो ये न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज़ हैं और ये डिनोमिनेटर वाली, ये लिखा हुआ है न्यूमिनेटर और ये लिखा हुआ है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में हमारा क्या था 2। ठीक है, ये रहा 2 बिटवीन ग्रुप 2 ऊपर जो है, और उसके बाद हमारे पास जो विद इन ग्रुप में नीचे वाला जो हमारा DF था वो क्या था 21। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया 21। ठीक है, अब इसको और इसको आप देखें तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 3.47 और 5.78। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, सिर्फ हमने उसको देखना है कि जो मतलब लाइट फेस है, बोल्ड वाली वैल्यू नहीं देखनी, हमने लाइट वाली वैल्यू देखनी है क्योंकि हमारा अल्फा क्या है 0.05 है। ठीक है, तो ये वाली हमारी वैल्यू बनती है 3.47। तो चूंकि हमारी हाइपोथेसिस क्या है टू टेल्ड है, तो ये प्लस माइनस 7 लग जाएगा 3.47। ये हमारे पास आ गई क्रिटिकल वैल्यू। उसके बाद हमने ग्राफ ड्रा करना होता है। ग्राफ ड्रा आप किस तरह से करते हैं, वो सिंपल उसी तरह से जो अनोवा में हम कर रहे हैं वही काम है। ग्राफ में आपने इस तरह बनाया, ठीक है, उसके बाद आपकी वैल्यू क्या है, इसकी क्रिटिकल वैल्यू की क्या है 3.47 प्लस माइनस। तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ सेंटर में हमारा क्या होता है 0 होता है। ठीक है, ये 0 है, तो इस तरफ प्लस की वैल्यूज होती है, इस तरफ नेगेटिव की। तो आपने यहाँ पर प्लस 3.47 और ये माइनस 3.47, फिर उसके बाद आप इसको एक्सटेंड कर देते हैं लाइन्स को और साइड वाले पोर्शन को आप कलर कर देते हैं। ठीक है, शेडेड कर देते हैं। उसके बाद आप देखें कि जो आपकी एफ का रिजल्ट आया वो 0.699 कहाँ पर लाई कर रहा है, तो 3 से पीछे होगा ना 0.6। सपोज ये 0 है तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 2 होगा, फिर यहाँ पे 3 है, तो 0.6 ऑलमोस्ट यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो 0 अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो 0.699 यहाँ पर लाई कर है। तो ये जिस रीजन में लाई कर है वो हमारे पास क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन है। तो चूंकि एक्सेप्टेंस रीजन में जब चीज़ लाई कर रही होती है तो इसका क्या मतलब होता है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो गई है और अल्टरनेट रिजेक्ट हो गई है। तो जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि हमारा रिजल्ट क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो चूंकि 0.699 की इसमें लाई करी एक्सेप्टेंस रीजन में, तो इसका मतलब है कि हमारी नल हाइपोथेसिस यहाँ पर एक्सेप्ट हो गई है और हमारा रिजल्ट जो है वो क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है। इस रिजल्ट नॉन सिग्निफिकेंस का ये मतलब है कि ए और बी का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, ये दोनों सेम है। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो आपस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, ये दोनों सेम अप्लाई कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है, जो कि नल हाइपोथेसिस कहती है कि कोई डिफरेंस नहीं है। तो ए वर्सेस बी का नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट आने का मतलब है कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये एक काम हो गया। फिर उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है बी वर्सेस सी। एग्जैक्टली वही सारा मेथड आपने अप्लाई करना है। उसमें जो हम ए और बी की वैल्यूज पुट कर रहे थे एग्जैक्टली उसी तरह से हमने बी और सी की पुट कर देनी है। पहले हम ए और बी का टी यूज़ कर रहे थे, अब हमने बी और सी का टी यूज़ करना है। 24 और 32 इनको यूज़ करना है और इन्हीं से ग्रैंड टोटल भी बनाना है। ये देखें वही उसी तरह से बिल्कुल करना है आप बी और सी के साथ। एन बी और एन सी यूज़ होंगे। ये इसी तरह से एस एस हम बस हमारा सिंपल सिर्फ एस एस चेंज हो रहा है। जब एस एस चेंज होगा तो उससे क्या होगा कि हमारा एम एस बी जी चेंज होगा, और जब एम एस बी जी चेंज होगा तो एफ भी चेंज होगा। डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम ही रह रहे हैं, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज चेंज हो रही हैं फॉर्मूलाज में। ठीक है, अब हमारे पास एफ की वैल्यू यहाँ पर जो है वो भी क्या है 0.699। ठीक है, आपने पूरा प्रोसेस करना है। क्रिटिकल वैल्यू जो आपने एक दफ़ा फाइंड आउट कर ली है वही चल रही है, जो आपने अनोवा में फाइंड आउट की। अगर आपने इससे पहले अनोवा टेस्ट कर चुके हुए हैं तो अनोवा में आपने जो क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट की एग्जैक्टली वही क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पर भी चल रही है। ठीक है, एक दफ़ा जो आपने फाइंड आउट कर ली वही वाली वैल्यू यहाँ पर चल रही है। ये हमारे पास है, ये देखें क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पर भी क्या आई थी 3.47। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास 3.47 ही चल रही है। अब फिर वही 3.47 उसी तरह से हम ग्राफ ड्रा करेंगे। अब जो हमारा एफ का आंसर है उसको भी हम उसी तरह से चेक करेंगे। अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रहा है तो हमारी जो हाइपोथेसिस है वो क्या होगी, नल जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी और नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट। तो ये वाला रीजन हमारे पास क्या होता है, रिजेक्शन रीजन होता है। अगर ये यहाँ पर लाई करती तो इसका क्या मतलब होना था कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई और हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर भी ये क्या करे, इसमें लाइक नहीं करा, इसमें करा, तो मतलब नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। अब हम तीसरे पे जाएंगे। तीसरा हमारे पास क्या था, ए वर्सेस सी।
ठीक है, हमने क्या किया है, हमने ए वर्सेस बी भी कर लिया है, ए वर्सेस बी भी कर लिया है, हमने बी वर्सेस सी भी कर लिया है। अब जो पीछे हमारा बचता है वो क्या है, ए और सी का कंपैरिजन, मतलब तीनों को आपस में हर तरह से कंपेयर कर रहे हैं ना हम। तो ए वर्सेस सी का रह गया। अब इसमें आपने क्या करना है, सारा वही काम है, लेकिन अब आपने क्या करना है, ए का और सी का टी यूज़ करना है। इसका 16 और 32, इसका 8 और इसका 8, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है। सपोज इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 होती है तो हमारा एन ए जो है वो 6 होना था। ठीक है, जो यहाँ पर जितनी है उसको आप काउंट करें और उतना वहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, तो ये 16 है और ये 32 है, तो ये यहाँ पर ए वर्सेस सी में सारा 16 और 32 यूज़ होगा, जी के लिए भी और यहाँ पर ये सब कुछ। इसमें जी के लिए क्या किया, 16 और 32 को प्लस कर दिया है। कैपिटल एन के लिए आपने दोनों स्मॉल एन जो है उनको प्लस कर दिया। ठीक है, वही सारा प्रोसेस अप्लाई करके अब हमारे जो एफ का रिजल्ट आया वो क्या है, 2.797। तो क्रिटिकल वैल्यू हमारी क्या है, 3.47 है। ऑलरेडी हमने ग्राफ ड्रा किया, उसमें हमने उसको 3.47 को पुट किया। अब आप देखें कि 2.79 जो है वो 3 से इधर लाई करेगा या इधर से, इससे ऑब्वियस है कि वो इधर ही लाई करेगा। ठीक है, सपोज यहाँ पर 0 है, सेंटर में 0 होता है, इधर नेगेटिव वैल्यूज इधर पॉजिटिव, तो यहाँ पर आ गया 1, फिर 2, फिर 3, तो यहाँ पर 2.79 ऑलमोस्ट कह लें, चलो यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये अब कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्सेप्टेंस रीजन में। एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करने का क्या मतलब है कि आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, मतलब आपका ऑल्टरनेट रिजेक्ट हो गई और उससे आपका रिजल्ट क्या आया, नॉन सिग्निफिकेंट आया। ठीक है, अगर आपका ये क्वेश्चन चेंज होता है, चूंकि हमें ऑलरेडी पता था इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, एंड पे हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई थी, फाइंडिंग्स नॉन सिग्निफिकेंट थी, तो इस पे आपको पोस्ट हॉक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, जब फाइंडिंग्स नॉन सिग्निफिकेंट हो तो पोस्ट हॉक करते ही नहीं है। हम एग्जाम्पल के तौर पे इस क्वेश्चन को ले रहे थे तो इसलिए हमने इसको ही लिया, लेकिन चूंकि ये है ही नॉन सिग्निफिकेंट था, इसलिए हमारे पोस्ट हॉक के तीनों आंसर जो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट आए हैं। एफ ए वर्सेस बी का भी आंसर नॉन सिग्निफिकेंट आया है, एस एफ जो है वो बी वर्सेस सी का भी नॉन सिग्निफिकेंट आया है, और एफ ए वर्सेस सी का भी नॉन सिग्निफिकेंट आया है। ठीक है, अगर ये पोस्ट हॉक हम सही से कर रहे होते, मतलब जो इस क्वेश्चन पे कर रहे होते जिसमें ऑलरेडी एक्सेप्ट हुआ हुआ है नल हाइपोथेसिस, तो फिर हमारा कोई एक इसमें से एक्सेप्ट होना था, उसका सिग्निफिकेंट रिजल्ट आना था। ठीक है, सपोज हम करते हैं कि चलें इसका जो एफ का आंसर है वो क्या आया, 3.7 आया, चलो सपोज। ठीक है, तो अगर ये 3.7 होता तो ये 3.47 है ना, तो 3.7 यहाँ पर लाई करना था। ठीक है, जो कि रिजेक्शन रीजन है, तो यहाँ पर अगर लाई करे तो उसका क्या मतलब होता है कि आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या हो गई है, रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि ये रिजेक्शन रीजन है। और नल जब रिजेक्ट हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाती है और फिर हमारे पास सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स होते हैं। तो इन केस जिस रिजल्ट जहाँ पे आपका रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट आए, फिर उसके बाद का ये स्टेप होता है कि आपने क्या करना होता है, उनके मीन को कंपेयर करना है। सपोज ये ए वर्सेस सी का अगर अब सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ गया, इसका अगर आंसर 3.7 आ जाता है, फिर सिग्निफिकेंट रिजल्ट आता है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम ए वर्सेस उसके बाद हम क्या करते हैं, उनके मीन को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब जिसका मीन ज़्यादा होगा उसका जो है वो ज़्यादा स्कोर होगा। ठीक है, अब हम इनके मीन को कंपेयर करें तो मीन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टी है ना, तो इनका अगर आप मीन ले लें, ठीक है, ये अगर इसका हम मीन लें तो ये क्या बनेगा, 16 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 8, तो 8 16 डिवाइडेड बाई 8, मीन का क्या फार्मूला होता है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो 16 ये हमारे पास सिग्मा एक्स है ना, तो 16 डिवाइडेड बाई आप 8 करेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, और सी का आप करें 32 डिवाइडेड बाई 8, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 मीन का, और इसका आंसर क्या आएगा 4। ठीक है, तो अब आप कंपेयर करें कि किसका जो है वो ज़्यादा है, बड़ा, तो ये हमारे पास बिग है, तो इसका मतलब है कि इसका जो इन तीनों ट्रीटमेंट्स में जो सी है उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है। ठीक है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, और यही हम बात जानना चाहते थे जिसके लिए हमने किया था पोस्ट हॉक, कि हमारा जो अगर तीनों आपस में डिफरेंट है तो कौन उनमें से डिफरेंट है। तो उससे हमें ये पता चला कि सी जो है वो बाकियों से ए और बी से डिफरेंट है और वो हाई है। ठीक है, ए और बी सेम है और मतलब उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सी सिर्फ डिफरेंट कर रहा है इन दोनों से, तो वो किस लिहाज से करे कि उसका आंसर जो है वो ज़्यादा आया है। ये इस तरह से हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑफ करते हैं। ठीक है, जिसका मीन ज़्यादा होगा उसका स्कोर ज़्यादा होगा। ये हमारे पास मीन है, मीन का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पर हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ये इससे हमें पता चल गया कि ट्रीटमेंट जो है वो सी है, मोर इफेक्टिव है। ठीक है, ये था हमारे पास पोस्ट हॉक। और सिंपल सी छोटी सी एक और बात है कि जो अनोवा है उसमें आप इफेक्ट साइज किस तरह से मेजर करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, अनोवा इफेक्ट साइज जो होता है उसको आप किससे डिनोट करते हैं, ईटा स्केयर से। ठीक है, उसका फार्मूला होता है एस एस बिटवीन ग्रुप ओवर एस एस टोटल। तो एस एस बिटवीन ग्रुप आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके होते हैं, जब आप अनोवा इफेक्ट साइज जानने लगे हैं तो यकीनन आपने पहले अनोवा अप्लाई किया हुआ है, तो उसका फार्मूला हम ऑलरेडी उसमें मतलब कर चुके हैं। किस तरह से आपने निकालना है एस एस बिटवीन ग्रुप,
ये हमारे पास ये रहा एस एस बिटवीन ग्रुप। तो एस एस बिटवीन ग्रुप ने आपने तीनों को प्लस किया और फिर उसके बाद उन तीनों के टी को वगैरह वगैरह, तो आपका आंसर आ गया था 16। ठीक है, तो ये हमने 16 पुट कर दिया। और एस एस टोटल है, तो एस एस टोटल का फॉर्मूला होता है सिग्मा टी स्क्वायर, मतलब आपने तीनों को टी को प्लस करना है। ठीक है, माइनस जी स्क्वायर ओवर एन। तो इससे हमारे पास आ गया था एस एस टोटल। तो एस एस टोटल हमारे पास 76 था और एस एस बिटवीन ग्रुप क्या था 16। हमने इन दोनों को डिवाइड किया, 16 डिवाइडेड बाई, हमारा आंसर आ गया 0.21। ठीक है, और ये बताता क्या है ईटा का इफेक्ट साइज, ये एक्चुअली में ये बताता है कि जो टोटल वेरिएबिलिटी है, मतलब आप इससे देखें कि जो टोटल वेरिएबिलिटी है, एसएस टोटल, एसएस क्या है, वेरिएशन को शो कर रहा है ना एक्चुअली। तो टोटल वेरिएबिलिटी जो है उसमें कितनी वेरिएबिलिटी जो है वो बिटवीन ग्रुप की वजह से है। बिटवीन ग्रुप का क्या मतलब है आपको पता है, बिटवीन ग्रुप में क्या चीज़ चेंज है, मतलब थेरेपी चेंज है ना। और थेरेपी क्या है, आईवीएफ। सपोज यहाँ पर आप साइकोएनालिसिस दे रहे हैं, यहाँ पर आप गेस्टाल्ट दे रहे हैं, यहाँ पर आप कोई और दे रहे हैं, तो यहाँ पर चेंज क्या आ रहा है, थेरेपी का चेंज आ रहा है। और थेरेपी हमारे क्या है, आईवी है। ठीक है, आपका आईवी चेंज हो रहा है एक्चुअली। तो बिटवीन ग्रुप से हमें ये पता चल रहा है, एसएस बिटवीन ग्रुप से, कि टोटल में से कितनी वेरिएशन है जो थेरेपी की वजह से आ रही है, बिटवीन ग्रुप की वजह से आ रही है। और थेरेपी क्या है, आईवी है। तो मतलब एक्चुअली इफेक्ट साइज हमें ये बता रहा है कि आपकी जो टोटल वेरिएशन है उसमें से कितनी वेरिएशन जो है वो आईवी की वजह से है, मतलब जो डीवी में चेंज आ रहा है उसमें किस हद तक चेंज जो है वो आईवी की वजह से, और बाकी जो चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा, चांस फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, और जो अदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस चांस फैक्टर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है इसका मतलब इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो इसी तरह से, जिस तरह को रिलेशन का हमारे पास इफेक्ट साइज होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको आप आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, उसी तरह से ये वो जो बता रहा होता है चीज़ें, ये भी एग्जैक्टली उसी तरह से बता रहा है। अब जिस तरह इसका आंसर आया है 0.21, तो ये 0.21 का ये मतलब है कि जो टोटल वेरिएशन हुई थी, ठीक है, डीवी में, उसमें 21% जो वेरिएशन थी वो किसने की थी, आपके आईवी ने की थी, मतलब थेरेपी ने की थी। बाकी जो 79% चेंज है, 21 100 माइनस 21 करें तो पीछे क्या आता है 79। तो 79% जो रिमेनिंग चेंज है वो किसकी वजह से है, चांस फैक्टर्स की वजह से, सीएफ की वजह से। ये हमें बता रहा है इफेक्ट साइज का आंसर। ठीक है, इस तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास टोटल पोस्ट हॉक शेफर टेस्ट, कि हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।